एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम ईच चैप्टर के चैप्टर वाइज लास्ट 21 इयर्स के पीवाईक्यूज देखेंगे नीट और जेईई मेंस के। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के लास्ट 21 इयर्स के पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी। और अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल में, तो हमने पूरा चैप्टर यूट्यूब पे कंप्लीट कर लिया है। आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आ रखा है नीट 2024 में। और क्या बोला है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1। बेसिकली मेरे पास डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है विच इज 2t-1। आगे क्या बोला है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। और फोर्स जो है मेरे पास कांस्टेंट लग रहा है विच इज 5 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर वुड बी। अब मुझे ये बात पता है कि इंस्टेंटेनियस पावर होती है F.V और फोर्स तो मेरे पास है। मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि वेलोसिटी निकाल लो। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो क्या मैं इससे वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने काइनेमैटिक्स में यही तो किया है। v क्या होगा? v होगा ds बाय dt। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि यहां पे ये बात बोल रखी है कि ये SI यूनिट में है। अब मेरे पास फोर्स भी कांस्टेंट और वेलोसिटी भी कांस्टेंट, और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी वो होगी F into V which is 5 into 2 which is 10 watt. So the correct answer of this question would be option number 3 which is 10 watt. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? ये सवाल आया हुआ है नीट 2023 में। क्या सवाल है समझने की कोशिश करेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U। अगर मेरे पास इलोंगेशन 2 सेंटीमीटर है तो इस केस में जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो है U। आगे क्या बोला है, if the spring is stretched by 8 centimeter, let's say this is my xi and this is my xf which is 8 centimeter, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मुझसे सवाल में ये बात पूछा है। मुझे ये बात पता है कि स्प्रिंग चाहे कॉम्प्रेस हो चाहे इलोंगेट हो, उसके अंदर जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट केस और सेकंड केस में स्प्रिंग तो सेम ही रहेगी, और अगर स्प्रिंग सेम रहेगी तो के मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, और अगर के कांस्टेंट रहेगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और अगर ये केस है तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? As we know that spring potential energy is directly proportional to kx square, तो UF divided by UI it is equals to XF का square divided by XI का square। तो ये कितना हो जाएगा? XF कितना है? 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय XI कितना है? 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये बात पता थी कि यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, मीटर में कन्वर्ट भी करता तो डिवाइडेड बाय 100 आपस में कैंसिल हो जाता। तो अगर आपके दिमाग में पूरा सॉल्यूशन जब आप सॉल्व करने लगो तभी दिमाग में है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कौन सा स्टेप मुझे स्किप करना है। ओके, चलिए, तो UF मुझे निकालना है, UI मुझे गिवन में है U, इट इज इक्वल्स टू 8/2 होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो UF जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 16U, which is our option number first. I hope
दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? ये सवाल मणिपुर में, अब जैसा कि आपको पता है 2023 में अलग से एग्जाम हुआ था, तो उस पेपर में आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या सवाल है, क्या बोला है। अ पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी, मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है कितना, 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, और फोर्स भी दे रखा है कितना, 10i कैप प्लस 10j कैप प्लस 20k कैप, द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द पार्टिकल। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा है ना, उसको जैसे ही वेलोसिटी ऑफ फोर्स दिखा, उसको ये बात मन ही मन में समझ में आ गई होगी कि आगे क्या पूछा है, आगे पावर पूछी है। ओके, तो पावर क्या होता है? पावर का फॉर्मूला मुझे पता है, इंस्टेंटेनियस पावर का, वो होता है F डॉट V। मतलब इसका और इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, और अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है तो I को I से मल्टीप्लाई करूं, तो 10 into 5 would be 50, 10 into minus 3 is minus 30, 20 into 6 is plus 120, तो ये हो जाएगा 20 plus 120 which is 140 watt। so पावर कितनी आ जाएगी, 140 watt, which is our option number 4। I hope this question is clear to you। okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? an electric lift with a maximum load of 2000 kilogram, और ये जो लोड है, ये लिफ्ट का उसमें मास भी आ गया और पैसेंजर का मास भी आ गया। आगे क्या बोला है? is moving up with a constant speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए लिफ्ट बनाते हैं, ये हमारी लिफ्ट, और ये ऊपर की तरफ जा रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला है? द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। तो अगर मैं बात करूं कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3000 न्यूटन का एक फोर्स तो ये लग रहा है, एक फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट 2000 किलोग्राम है, तो ये हो जाएगा 20,000 न्यूटन। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू मुझे बोली है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रही होगी वो होगी टेंशन T, और ये जो टेंशन होगी ये होगी 2000 प्लस 3000। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब ऊपर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं यहां से कि टेंशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 23,000 न्यूटन। अब टेंशन की वैल्यू मुझे पता है कि ऊपर की तरफ 23,000 न्यूटन है और वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है, तो पावर रिक्वायर्ड क्या मैं निकाल सकता हूं, और क्या वही मुझसे पूछा है, द पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर। जो पावर मोटर डिलीवर करेगी उसी से ही तो टेंशन जनरेट होगी, तो जो पावर हमारे पास आएगी वो आएगी T डॉट V, और दोनों ऊपर है तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, which is 23,000 into 1.5, which is equals to 34,500 watt, 34,500 watt, which is our option number 4। I hope this question is clear to you। okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? the energy that will be ideally radiated by 100 kilowatt transmitter in 1 hour। बेसिकली ये सवाल शायद आप कहीं जाके 12th में पढ़ो, लेकिन यहाँ पे बेसिक बात हमने जो सीखी है वो ये होती है कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। बस इतनी सी बात है जो हमको सीखनी है और जो हमको पता होनी चाहिए, उससे ये सवाल आपका बन जाएगा। क्या बोला है कि पावर मुझे दे रखी है 100 किलोवाट और
टाइम मुझे दे रखा है 1 आवर और मुझसे एनर्जी पूछी है, तो क्या जितनी हमारी नॉलेज है उससे ये सवाल नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो मुझे ये बात पता है कि पावर होती है एनर्जी बाय टाइम, तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि एनर्जी हो जाएगी पावर इनटू टाइम। पावर मुझे दे रखी है 100 किलोवाट, तो 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू टाइम दे रखा है 1 आवर। 1 आवर दे रखा है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी मेरे पास एनर्जी जो आएगी वो जूल में आएगी। क्यों? इसी चीज को आप एक और तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि ये जो पावर आई वॉट है, तो वॉट हुई तो जूल पर सेकंड, और जो टाइम दे रखा है वो 1 आवर दे रखा है, तो इसको मैं लिखूंगा 3600 सेकंड। ये सेकंड से ये सेकंड जाएगा, तभी तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो जूल में आएगा। यस और नो? चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 36 इंटू 3 + 2 5 इंटू 2 7 जूल। 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल, which is our option number 2. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग विद अ ब्लॉक अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये सवाल बेसिकली ये जो ग्राफ है ये हमने आपको जब हमारे लेक्चर्स हुए थे यूट्यूब पे उसमें भी बताया था कि स्प्रिंग फोर्स Fs और x के बीच में मुझे बताना है कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा। मुझे ये बात पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है इट इज इक्वल टू -k इंटू एक्स। अगर x, सबसे पहली बात लीनियर रिलेशन होगा x की पावर 1 स्प्रिंग फोर्स की पावर 1। दूसरी बात, अगर x पॉजिटिव तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव, और स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव तो x पॉजिटिव। इसी तरीके का जो ग्राफ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात लीनियर बन रहा है। x पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव है, और x नेगेटिव है तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव है, तो ये वाला ग्राफ वुड बी द करेक्ट आंसर। ये क्यों गलत होगा? ये गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखो x पॉजिटिव तो स्प्रिंग फोर्स भी पॉजिटिव, ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि लीनियर नहीं बन रहा है। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि ये भी लीनियर नहीं बन रहा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s from the surface of the earth at a certain height. Its kinetic energy is 3 times its potential energy. चलिए एक बार समझते हैं कि क्या सवाल है। लेट्स से यहां से ये जो हाइट है ये है मेरे पास s। एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया। ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। यस और नो? A particle is released from height s from the surface of the earth. तो यहां पे अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी से मिलके बनेगी। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी तो 0, तो मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो अगर मैं ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूं तो s हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg इंटू एस। mg इंटू एस। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। एट अ सर्टेन हाइट its kinetic energy is 3 times its potential energy. तो लेट्स से ये वो सर्टेन हाइट है h। यहां पे क्या बात दे रखी है कि काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। अब बात समझो कि इसके इस मोशन से यहां से लेके यहां तक के मोशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एक सेकेंड, यस, यहां से लेके यहां तक के मोशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, या फिर ऐसे कहो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। और अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो कंजर्व रहेगी या कांस्टेंट रहेगी? और अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी या कांस्टेंट रहेगी तो क्या मैं यहाँ पे ये बात बोल सकता हूं कि यहाँ पे भी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो mgs के बराबर होगी? और अगर मैकेनिकल एनर्जी mgs के बराबर होगी
तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल्स टू mgs। यहां पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो होगी mgh, और काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो होगी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी विच इज 3mgh। तो यहां पे अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो ये बनेगा 3mgh प्लस mgh इट इज इक्वल्स टू mg इंटू s। तो mg से mg और ये mg गया, 3h प्लस h हो जाएगा 4h इट इज इक्वल्स टू s। तो h की वैल्यू तो आ गई s/4, h की वैल्यू आ गई s/4। मुझसे सवाल में क्या पूछा है, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज s/4। आगे क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है 3mgh है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, या फिर स्पीड ऑफ द पार्टिकल में इतना वो करने की जरूरत है क्या, चलो देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है कितनी है 3mgh, h की वैल्यू कितनी आई s/4। तो क्या मैं इसको 1/2 mv² लिख सकता हूं। 1/2 mv² लिखूंगा तो 2 से ये 2 गया, m से m गया, तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2 gs, √3gs/2। और ये जो रूट आएगा ये पूरा आएगा √3/2 gs। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, हाइट कितनी होगी s/4 और जो स्पीड होगी वो होगी √3gs/2। तो s/4 √3gs/2 which is our option number 2। I hope this question is clear to you। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकंड टू ऑपरेट अ टरबाइन। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। सवाल को समझेंगे कि सवाल में क्या दे रखा है। बेसिकली सिचुएशन क्या है कि मेरे पास 60 मीटर की हाइट से, ये जो हाइट है ये है 60 मीटर, पानी गिर रहा है और यहां पे एक टरबाइन है, ठीक है। ये टरबाइन रोटेट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, यस और नो। किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है ये आपके काम की बात नहीं है, ये इंजीनियर लोगों की काम की बात है। आपके काम की बात क्या है कि जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस वाटर के पास होती है जब ये गिरता है, उसकी 10% लॉस हो जाती है, और लॉस हो जाती है तो बची कितनी 90%। तो 90% एनर्जी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो 90% एनर्जी जो हमको मिलती है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड विच इज पावर, इट इज इक्वल्स टू 0.9 टाइम्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, यस और नो। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो 90% है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड दैट वुड बी माय पावर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.9 इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। हर सेकेंड कितना मास आ रहा है 15 किलोग्राम। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 15 इंटू जी मुझे बोला है 10 लेने को, और h कितना है 60 मीटर। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये जो मास है ये पर सेकेंड आ रहा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए, तो डिवाइडेड बाय 10, तो एक 10 से ये 10 गया, 15 6 जा हो जाएगा 90, 15 6 जा 90 इंटू 9 इंटू 10 अगेन 90, तो ये हो जाएगा 8100 वॉट विच इज 8.1 kilowatt. So the correct answer of this question would be option number 1, which is 8.1 kilowatt. I hope this question is
क्लियर टू यू? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अ फोर्स F इज इक्वल टू 20 प्लस 10y। एक मेरे पास वेरिएबल फोर्स है जो कि y के अंदर वेरी कर रहा है, और किस तरीके से वेरी कर रहा है? F इज इक्वल टू 20 प्लस 10y, 20 प्लस 10y। आगे क्या बोला है? Acts on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. Work done by this force to move the particle from y equals to 0 to y equals to 1 meter. जब भी हमारे पास जो फोर्स हो वो अगर वेरिएबल हो तो वर्क डन हम किस तरीके से निकालते हैं? वर्क डन हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dy, क्योंकि ये y में वेरी कर रहा है इसीलिए इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके 1 तक। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 20 प्लस 10y इंटू dy, y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू 1। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू 20 का इंटीग्रेशन होगा 20y प्लस 10y का इंटीग्रेशन होगा 10y स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा। सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो 20 इंटू 1 हो जाएगा 20 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस फिर 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस 0। तो ये हो जाएगा वर्क डन 25 जूल। I hope this question is clear to you. So the correct answer of this question would be option number 3. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? Consider a drop of rain water having a mass of 1 gram falling from a height of 1 kilometer. कोई एक रेन ड्रॉप है, लेट्स से 1 ग्राम, और ये 1 किलोमीटर की हाइट से, जिसको मैं 1000 मीटर भी बोल सकता हूं, गिर रही है। ठीक है? इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ये 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? टेक g as a constant with the value of 10 meter per second. The work done by gravitational force and resistive force of the air is. तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है और वर्क डन बाय रेजिस्टिव एयर। क्या बोला है? वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, मतलब यहाँ पे एयर फ्रिक्शन भी काम करेगा। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होगा mg भी नीचे और h भी नीचे। इसके ऊपर mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और h इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो mg इंटू h दैट वुड बी द वर्क डन। m कितना है? 1 ग्राम विच इज 1 बाय 1000 किलोग्राम इंटू g हो गया 10 और h कितना है? 1000। तो इससे ये गया तो ये आ जाएगा 10 जूल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया 10 जूल। और अगर आप गौर से देखोगे तो इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जिसमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 10 जूल हो। लेकिन फिर भी क्या पता आगे कैसा सवाल आए, नेक्स्ट ईयर कैसा सवाल आए। हम सीखते हैं कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी। अब बात समझो कि हमको एयर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमको सिर्फ और सिर्फ इतनी बात पता है कि ये मोशन को अपोज करेगा। मोशन को अपोज करेगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि यहां से लेके यहां तक मैं लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और कोई फोर्स नहीं लग रहा। इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से फॉल किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास हो गई 0, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये 0 हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया? 10 जूल प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ये मुझे निकालना है। इट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
फाइनली वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2, मास है 1/1000 इनटू v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2500, तो ये 2 0 से 2 0 गया, 2 1 जा सॉरी 5 2 जा एंड 5 5 जा, तो ये आ जाएगा 5/4, यस और नो, यस। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस 5/4 कितना होता है 1.25, और ये इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो, सॉरी ये इस तरफ जाएगा तो ये होगा 1.25 minus 10 which is equals to minus 8.75 joule. So the correct answer of this question would be option number 3. लेकिन अगर एग्जाम में आया है 10 जूल दिख गया है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि अगर इन फ्यूचर सवाल में आ जाता है तो किस तरीके से हम चीजों को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2i कैप plus 5g cap to 4g cap plus 3k cap when a force of 4i plus 3j is applied, how much work has been done by the force? तो बेसिकली मुझे क्या दे रखा है, इनिशियल पोजीशन दे रखी है। इनिशियल पोजीशन कितनी है -2i कैप प्लस 5j कैप, क्योंकि वो j और k है तो मैं इसको यहाँ पे k भी लिख रहा हूं प्लस 0k कैप, और फाइनल पोजीशन मुझे दे रखी है 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ऐसा लिखने से क्या होता है कि कंफ्यूजन दूर हो जाता है, गलती होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो इससे मैं क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इसमें से इसको माइनस करना, 0 माइनस -2 तो 2i कैप, 4 माइनस 5 इज -j कैप, 3 minus 0 is plus 3k cap. This is my displacement vector. और फोर्स कितना लगा, फोर्स लगा 4i cap plus 3g cap plus 0k cap, और मुझे निकालना है वर्क डन। तो मुझे ये बात पता है कि वर्क डन होता है F.S। चलिए इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो 4 into 2 is 8, 3 into -1 is -3, 0 into 3 is +0, तो 8 - 3 हो जाएगा 5 जूल, which is our option number 1. I hope this question is clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, a body of mass 1 kilogram begins to move under the action of a time dependent force. फोर्स मुझे दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कितना 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप न्यूटन। आगे क्या बोला है, व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t। एट का मतलब क्या हुआ कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका मास दे रखा है 1 किलोग्राम, और अगर मास 1 किलोग्राम दे रखा है तो एक्सेलरेशन में क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन लिखूंगा F डिवाइडेड बाय m, तो इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या यही मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर भी आ जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन वेक्टर ये आ गया तो क्या मैं इसको dv वेक्टर डिवाइडेड बाय dt लिख सकता हूं क्या, 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, इसको इधर ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा dv वेक्टर इट इज इक्वल्स टू 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर g कैप। अब देखो क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम बिगिंस टू मूव, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो जब t की वैल्यू 0 तो वेलोसिटी 0, किसी भी टाइम t पे मुझे निकालनी है वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i कैप प्लस 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 3j कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर जो निकल के आएगा वो आएगा t स्क्वायर i कैप प्लस
प्लस टी क्यू जे कैप। अब मेरे पास फोर्स वेक्टर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर आ गया, और मुझसे पूछी है इंस्टेंटेनियस पावर, तो वो सिंपली क्या हो जाएगी, एफ डॉट वी। तो जो पावर होगी इंस्टेंटेनियस वो हो जाएगी एफ डॉट वी। मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई आई से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे है टी स्क्वायर, यहां पे है 2t, तो ये हो जाएगा 2t क्यूब, प्लस यहां पे है t क्यूब, यहां पे है 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 3t की पावर 5। I hope this thing is clear to you. So 2t cube plus 3t की पावर 5, which is our option number 4th. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a block of mass 10 kilogram moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second is subjected to a retarding force this during its travel from this to this, its final kinetic energy would be। बेसिकली कोई एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसके ऊपर ये फोर्स लगता है कहां से कहां तक, 20 मीटर से लेकर 30 मीटर तक, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सिंपली हम क्या लगा देंगे, वर्क डन बाय दिस फोर्स इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज आवर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क डन बाय एफ इट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। और मेरे पास जो फोर्स है ना, ये एक वेरिएबल फोर्स है, और अगर वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन बाय एफ कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से। तो वर्क डन बाय एफ it will be integration of f dx it is equals to k final minus k initial। चलिए f की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 0.1 तो बाहर आ जाएगा, x dx कहां से कहां तक, 20 से लेके 30 तक, इट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी मुझसे पूछी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2, मास कितना है 10 इनटू इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 100। x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, तो माइनस 0.1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 20 से लेके 30 तक, इट इज इक्वल्स टू k फाइनल 2 1 जा 2 5 जा माइनस 500। चलिए ये 2 तो बाहर चला जाएगा, तो ये आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर, मतलब 300 नहीं भाया 30 है, ये है 30 का स्क्वायर इट विल बी 900 माइनस 20 का स्क्वायर इट विल बी 400, इट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस 500। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.1, 900 माइनस 400 वुड बी 500 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस 500। तो ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आएगा, इससे ये गया 2 1 जा 2 25 जा, तो माइनस 25 ये इस तरफ आएगा, तो के फाइनल कितना हो जाएगा 500 minus 25 which is equals to 475 joule, which is our option number 4। okay, I hope this question is clear to you। सिंपल सा फंडा जो हमने यूज किया वो ये था कि that work done by all the forces it is equals to change in kinetic energy। और अगर आप गौर से देखोगे तो नेगेटिव फोर्स लग रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस ही होगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is driven by a machine that delivers a constant power k watt। मतलब मेरे पास पावर दे रखी है k, if the particle starts from rest, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है 0। आगे क्या बोला है, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t would be। तो मेरे पास पावर कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मुझे ये बात पता है कि पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहां से अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं तो ये होगा पावर इनटू टाइम, यस और नो।
और वर्क डन बाय द फोर्स इट शुड बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी जीरो, क्यों? क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी होगी जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से फाइनली जो वेलोसिटी है वो है v, लेट v फाइनल इज v। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पावर इनटू टाइम इट इज इक्वल्स टू 1/2 m इनटू v स्क्वायर। यस और नो? मास मुझे m दे ही रखा है, तो वेलोसिटी जो मेरे पास आ जाएगी वो आएगी 2pt डिवाइडेड बाय m, और इसका भी रूट। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2p डिवाइडेड बाय m इंटू t की पावर 1/2। अब मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो क्या मैं इससे एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा dv बाय dt, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो रूट 2p, p तो मेरे पास पावर कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2p बाय m। फिर है t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/2 t की पावर -1/2। यस और नो? 1/2 t की पावर 1/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरे पास 4p/2m इंटू t की पावर -1/2। बेसिकली मैंने क्या किया, इस 2 को रूट के अंदर लेके गया तो 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट p/2m इंटू t की पावर -1/2, दिस वुड बी द एक्सेलरेशन। लेकिन मुझसे एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है फोर्स कितना होगा। तो फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास अंदर जाएगा, तो अंदर जाके m स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या बनेगा, रूट ऑफ m स्क्वायर p डिवाइडेड बाय 2m इंटू t की पावर -1/2। एक m से एक m गया, तो ये बनेगा रूट pm/2 इंटू t की पावर -1/2। सो रूट, अच्छा p की वैल्यू मुझे दे रखी है k, तो ये कितना हो जाएगा, रूट mk/2 इंटू t की पावर -1/2। तो रूट mk/2 इंटू t की पावर -1/2, which is our option number 4। I hope this question is clear to you। ओवरऑल फंडा जो हमने यूज किया, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के वेलोसिटी निकाली, और वेलोसिटी को dv by dt लिखा, और dv by dt से एक्सेलरेशन निकाला, और एक्सेलरेशन से फोर्स निकाला। I hope this thing is clear to you। I hope आपको ये वाला स्टेप यहां से यहां तक समझ में आया होगा, बेसिक डिफरेंशिएशन है ना। रूट टी का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट टी, तो उसी चीज को हमने उस तरीके से सॉल्व किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, टू सिमिलर स्प्रिंग्स P and Q have spring constant KP and KQ। ठीक है भैया, यहाँ पे है मेरे पास KP और यहाँ पे है मेरे पास KQ, और ये बात मुझे दे रखी है कि KP बड़ा है KQ से। They stretched by the same amount in case A। अच्छा, इसके अंदर अगर X है तो इसके अंदर भी X होगा, दिस इज माय केस A। Then by the same force in case B, the work done by the spring WP and WQ are related in case A and case B would be। चलिए सबसे पहले केस ए की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो वर्क डन क्या होगा, मुझे ये बात पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इट इज इक्वल टू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे भैया, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इसका भी नेगेटिव, तो नेगेटिव अंदर लूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो बेसिकली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए हाफ
kp इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा हाफ kq इंटू एक्स स्क्वायर। अब kp बड़ा है तो वर्क डन बाय p इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय q, तो वर्क डन बाय p इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय q, दिस वुड बी ऑप्शन नंबर 2। सेकंड चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी कर लेते हैं, आप कहते हैं तो। केस बी क्या है? केस बी है यहां पे जो फोर्स है वही फोर्स यहां पे है, kp इज ग्रेटर देन kq। ओके, अब बात समझो कि वर्क डन बेसिकली क्या होगा, हाफ kp इंटू एक्स स्क्वायर, और फोर्स क्या होगा माइनस के एक्स, या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो के एक्स होगा, kp इंटू एक्स, और ये क्या होगा kq इंटू एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं kp इंटू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kp, यस और नो? kp से मल्टीप्लाई किया, kp से डिवाइड किया, तो ये बनेगा kp स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो kp इंटू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kp। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ kq इंटू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kq। kp इंटू एक्स क्या बनेगा f, तो ये बनेगा f स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kp, ये बनेगा f स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kq। अब मुझे ये बात पता है कि kp kq से बड़ा है, तो यहाँ पे क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो वर्क डन बाय q वुड बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय p, तो वर्क डन बाय q वुड बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय p। सो अगेन वी कैन सी दैट ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i कैप प्लस j कैप, मतलब मेरे पास फोर्स दे रखा है 3i plus j cap Newton acts on a particle of mass 2 kilogram, hence the particle displaces from position this to this। मतलब इनिशियल पोजीशन मुझे दे रखी है कितनी 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप, और फाइनल पोजीशन मुझे दे रखी है कितनी, फाइनल पोजीशन दे रखी है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि what will be the work done by this force। ओके, तो सिंपल सी बात, वर्क डन क्या होता है F डॉट S, मतलब S होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी हमने देखा था RF माइनस RI, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 4 minus 2 would be 2i cap, 3 minus 0 would be 3j cap, minus 1 would be minus 2k cap। और यहां से अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होता है F डॉट S, मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। so 3 2s are 6, 1 into 3 is plus 3 and 0 into minus 2 is 0, so it would be 9 joule, which is our option number 2। I hope this question is clear to you। okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर दे रखा है, कितना है a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाय आर। घबराने की बात नहीं है, जहां हमने x सीखा यहां पे r हो गया, क्या बड़ी बात है। आगे क्या बोला है? where a and b are positive constant and r is the distance of the particle from the center of the field, for stable equilibrium the distance of the particle would be। इक्विलिब्रियम की बात आई, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब माइनस du बाई डी आर जीरो, माइनस du बाई डी आर जीरो मतलब du बाई डी आर भी हमारे पास जीरो ही होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे du बाय डी आर। थोड़ा सा मैं ताकि चीजें थोड़ी आसान लगे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं a r की पावर -2 माइनस b r की पावर -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसका डिफरेंशिएशन, तो a तो बाहर आ जाएगा, -2 यहां पे आएगा, r की पावर -2 -1 माइनस b यहां पे आ जाएगा, -1 यहां पे आ जाएगा, r की पावर -1 -1, तो ये क्या बनेगा -2a
डिवाइडेड बाय, बेसिकली क्या है, r की पावर -3, तो ये हो जाएगा r क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये आया मेरे पास du बाय dr, और du बाय dr शुड बी 0, क्यों, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है, सो इट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये इस तरफ जाएगा, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि 2a डिवाइडेड बाय r क्यूब, इट शुड बी इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये r स्क्वायर से ये गया, सिर्फ एक r बचा, तो यहां से जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी 2a बाय b। अब मेरे पास इकलौती इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू आई वो आई r की वैल्यू 2a बाय b। अब स्टेबल है अनस्टेबल है वो भी चेक कर सकते हैं, कैसे, डी स्क्वायर u बाय डी आर स्क्वायर निकाल के, डी स्क्वायर u बाय डी आर स्क्वायर निकाल के, लेकिन जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट ही ये आया है और यही आपसे सवाल में पूछा गया होगा। आप चाहो तो इसको इस तरीके से निकाल के चेक कर सकते हो। अगर हमारे पास r की 2 वैल्यू आती ना, तब तो हम सोचते भी सही, यस और नो, हमारे पास r की इकलौती एक वैल्यू आई है, तो हम इसी को ही आंसर मानते हुए चलेंगे, विच इज 2a by b, which is our option number 2. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a car of mass m starts from rest, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 0 एंड एक्सेलरेट्स सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज अ कांस्टेंट वैल्यू p नॉट, मतलब जो पावर है वो है p नॉट। The instantaneous velocity of this car is proportional to, मुझे ये बात पता है कि पावर जो होती है वो होती है वर्क डन बाय टाइम, तो यहां से वर्क डन हो जाएगा पावर इनटू टाइम, पावर है मुझे p नॉट इनटू t। अब वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं, k फाइनल माइनस k इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, तो यहां पे इसको लिख सकता हूं 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2p नॉट बाई टी, 2p नॉट बाई टी, और सॉरी 2p नॉट टी डिवाइडेड बाय m, इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, तो v की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट 2p नॉट बाय m इंटू t की पावर 1/2, तो it would be t की पावर 1/2, which is our option number 2. I hope this thing is clear to you. ऐसा मैंने क्यों कहा it will be proportional to this, because p नॉट कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, t की पावर 1/2 भी हमारे पास कांस्टेंट है। इसी चीज को आप एक और तरीके से सोच सकते थे, अगर ये स्ट्राइक नहीं करता है तो आप इसी चीज को एक और तरीके से सोच सकते थे। मुझे ये बात पता है कि इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो होती है F डॉट V, F को आप लिख सकते हो M इंटू A इंटू V, A को लिख सकते हो dV बाय dt इंटू V, इसको इधर ले जाओ, ये पावर है, तो पावर इंटू dt इट इज इक्वल्स टू mv dv, इंटीग्रेट करो, जब वेलोसिटी 0 तो टाइम 0, जब वेलोसिटी v तो टाइम लेट्स से t, तो ये हो जाएगा pt, इट इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, pt इंटू इट इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, यही इक्वेशन आ गई। इसके बाद सेम तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, सारे मेथड्स आने चाहिए, है ना, कभी एग्जाम में क्या स्ट्राइक कर जाए कुछ पता नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अपॉन द सिस्टम बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी की बात आई तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को तो हटा ही दो, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हटा दो,
अब बात समझो कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई मास है मेरे पास, अगर मैं इसके ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता हूं तो जो भी वर्क मैंने किया ग्रेविटी के अगेंस्ट वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, इस रिमोट की या फिर इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज इफ वी वर्क against the gravitational force or against the conservative force? So the correct answer would be option number 2, by the system against a conservative force. I hope this thing is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? A body projected vertically from the earth reaches a height equals to Earth's radius before returning to the earth. The power exerted by the gravitational force is greatest. Basically, let's say ये कोई सरफेस है अर्थ की और यहां से u वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये कुछ हाइट पे गई, जाके वापस आएगी। तो मुझे ये बात पता है कि वापस ये u वेलोसिटी से ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमें एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करता है। तो मुझसे ये बात पूछी है कि वर्क द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स तो मेरे पास कांस्टेंट है विच इज m इंटू जी। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, जैसे जैसे नीचे आएगी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी तभी मेरे पास पावर भी मैक्सिमम होगी। अगर मैं लॉन्च करते वक्त की बात करूं तो फोर्स नीचे वेलोसिटी ऊपर, तो पावर नेगेटिव आएगी। लेकिन जब वो टकराने वाली होगी जस्ट उससे पहले फोर्स भी नीचे वेलोसिटी भी नीचे, तो पावर पॉजिटिव आएगी। सो just before striking the ground would be the greatest power time. So the correct answer of the question would be option number 2, at the instant just before it hits the ground, which is our option number 2. I hope this thing is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? Force F on a particle moving in a straight line varies with distance d as shown in figure. The work done on the particle during its displacement of 12 meter. बेसिकली फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको दे रखा है और आपसे वर्क डन पूछा है। सिंपल सी बात, हमको ये बात पता है कि वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। यहाँ पे डी डी दे रखा है, dx दे रखा है, कुछ भी बात हो सकती है। तो मतलब इसका एरिया अंडर दी कर्व मुझे निकालना है। दैट वुड बी माय वर्क डन। एक इंपॉर्टेंट बात जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आप जब फोर्स देखोगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व देखोगे, तो ये जो लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेके 3 मीटर तक जो हमारा फोर्स है वो 0 है, ना कि 2 न्यूटन, है ना। डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि ये 2 न्यूटन है, फोर्स 2 न्यूटन नहीं है। 0 से लेके 3 मीटर तक जो हमारा फोर्स है वो है 0 न्यूटन। तो ये एरिया तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं। लेट्स से ये है मेरे पास एरिया A1, तो ये एरिया A1 कितना होगा? ये है 4 और ये है 2, तो ये हो जाएगा 8। ये कितना है? 7 और 12, तो ये हो जाएगा 5 और ये है 2, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2। बेस इज 5, हाइट इज 2, तो ये एरिया हो जाएगा 5। तो ओवरऑल एरिया हो जाएगा 8 + 5 विच इज 13। सो वर्क डन हो जाएगा 13 जूल, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ द स्पीड acquired in time t is v, the power delivered to the particle would be। पावर मुझे पता है कि ये होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। इसको इधर ले जाएंगे तो पावर इनटू टाइम वुड बी वर्क डन, और वर्क डन होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल। यस और नो? अब मुझे ये बात बोल रखी है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वुड बी 0। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि पावर इनटू टाइम इट इज इक्वल्स टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम t, which is our option number 4. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है?
क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग. The spring is hung from a ceiling and has a force constant K. The mass is released from the rest with the spring initially unstretched. चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या सीन है. मेरे पास एक स्प्रिंग है और यहां से एक m मास का ब्लॉक अटैच कर दिया गया, कैपिटल M मास का. और इनिशियली ये अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, अनस्ट्रेच्ड, और यहां से इसको रिलीज कर दिया गया. आगे क्या बोला है, द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वुड बी. अब यहाँ पे दो केस बनते हैं ना, एक तो इसको धीरे धीरे छोड़ा है, एक तो एकदम से छोड़ा है. यहाँ पे बोला है रिलीज कर दिया गया, मतलब एकदम से छोड़ा है. तो जैसे ही आप छोड़ोगे तो क्या होगा, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कैपिटल mg, यस और नो, जिसकी वजह से ये नीचे आएगा. जैसे ही नीचे आया, स्प्रिंग के अंदर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने लग गया विच इज kx. तो जैसे ही अगर मैं इन बिटवीन किसी पॉइंट पे बात करता हूं तो नीचे की तरफ कैपिटल mg होगा, नीचे की तरफ कैपिटल mg होगा और ऊपर की तरफ जो होगा वो होगा kx. जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आता जाएगा वैसे वैसे x इंक्रीज होता जाएगा और वैसे वैसे ऊपर लगने वाला फोर्स इंक्रीज होता जाएगा. और ऊपर लगने वाला फोर्स इंक्रीज होता जाएगा तो ओवरऑल मैं ये बात बोल सकता हूं कि इनिशियली क्या होगा कि नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, क्योंकि mg kx से बड़ा होगा. एक टाइम आएगा जब mg kx के बराबर हो जाएगा. उसके बाद अगर हल्का सा भी इलोंगेशन होता है तो kx बढ़ जाएगा, और फॉर एग्जांपल किसी एक टाइम पे यहां पे mg इट इज इक्वल्स टू kx, यहां पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में था तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में था, एक्सेलरेशन भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में था, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी. अब यहां पे क्या हुआ, mg kx के बराबर हो गया. अब इसके बाद क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ब्लॉक नीचे आएगा. जैसे ही ब्लॉक नीचे आया, x बढ़ा तो kx mg से बड़ा हो गया, तो नेट फोर्स मेरे पास इस डायरेक्शन में आएगा. तो फोर्स इधर तो एक्सेलरेशन इधर और वेलोसिटी नीचे, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज होगी. एक टाइम आएगा जब मेरे पास स्पीड डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी, तब जब मेरे पास इलोंगेशन आएगा ये मेरे पास मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा. और मुझसे सवाल में यही बात पूछी है कि ये मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा. तो सिंपल सा फंडा, मुझे ये बात पता है कि यहां से लेके यहां तक इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पे लगेगा. और अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि ki प्लस ui इट इज इक्वल्स टू kf प्लस uf. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको यहां से रिलीज किया गया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से ये है मेरे पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला टाइम या फिर पोजीशन. यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी जीरो. फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो. तो क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये भी जीरो. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले ये जीरो लेवल से नीचे गई कितनी, x मैक्स, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इनटू x मैक्स. फिर स्प्रिंग इलोंगेट हुई x मैक्स तो एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी विच इज प्लस 1/2 k इनटू x मैक्स का स्क्वायर. ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, mg x max इट इज इक्वल्स टू 1/2 k इनटू x max का स्क्वायर. ये x max से ये गया तो x max जो मेरे पास आएगा वो आएगा 2
mg by k, which is our option number first. I hope this question is clear. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. कोई एक बॉडी है जिसका मास कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम, और ये ऊपर की तरफ गई विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. आगे क्या बोला है? इट मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर. मतलब जब ये 18 मीटर ऊपर पहुंच जाती है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0. मतलब मैक्सिमम हाइट हमारे पास जो आई वो आई 18 मीटर. आगे क्या बोला है? हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन. मतलब एयर फ्रिक्शन ने कितना काम किया, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है. तो सिंपल सा फंडा, यहां से लेके यहां तक मैं लगा देता हूं. क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना? mg. डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ कितना? 18. तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो नेगेटिव आएगा और कितना आएगा? माइनस mg इंटू 18 प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, इट इज इक्वल्स टू के फाइनल. फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो गई? 0. क्यों? क्योंकि फाइनली वो रेस्ट पे आ गया. माइनस के इनिशियल विच इज 1/2 m इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 का स्क्वायर. यस और नो? तो यहां से वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? सबसे पहली बात, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा. m कितना है? 1. 10 इंटू 18 माइनस 1/2 1 इंटू 20 का स्क्वायर 400. 2 1s एंड ये हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 200 which is minus 20 joule. So the correct answer of this question would be, एनर्जी पूछी है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई, तो जितना एयर फ्रिक्शन ने काम किया उतनी ही एनर्जी लॉस हुई ड्यू टू दिस, और ये काम नेगेटिव आया, इसीलिए मैं ये बात बोल सकता हूं कि दिस वुड बी द एनर्जी लॉस, नॉट एनर्जी गेन. So the correct answer of this question would be option number 4, which is 20 joule. I hope this question is clear. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. क्या बोला है? A vertical spring with a force constant K is fixed on a table. A ball of mass m at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by distance d. सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बोल रखा है. मेरे पास कोई एक स्प्रिंग है इस तरीके से, अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है. बड़ी ही गंदी स्प्रिंग बनी है, थोड़ी सी साफ सुथरी बनाते हैं. इस तरीके से स्प्रिंग है और यहां से एक m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट से इस स्प्रिंग के ऊपर गिराया गया, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है k. और जैसे ही ये यहां पे पहुंचेगा तो क्या होगा? इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से ये इसको कॉम्प्रेस करेगा. तो मुझे सवाल में ये बात दे रखी है कि इसके अंदर जो कॉम्प्रेशन हुआ वो हुआ d. तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. तो सबसे पहले देखते हैं कि फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं. वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. यस और नो? यही तो दो फोर्स लग रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. इन दोनों का सम मुझे निकालना है. सबसे पहले बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी. ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h प्लस d. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg
H प्लस डी। वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग को मैं क्या लिख सकता हूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई 0 माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आया D, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/2 kd²। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, mgh प्लस d माइनस हाफ kd², mgh प्लस d माइनस हाफ kd², which is our option number 1. That would be the work done by all the forces. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U. If the spring is stretched by 8 centimeter, the potential energy stored in it. अभी सवाल देखा था हमने, exactly बिल्कुल सेम सवाल है। इसका आंसर आएगा 16U, which is our option number 3. प्रीवियस क्वेश्चंस में जाके देख सकते हो, वहां पे अभी हमने सवाल देखा, शायद सेकंड या थर्ड सवाल है हमारे पास, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सवाल है, वापस कराने का कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 300 joule of work is done in sliding a 2 kilogram block up an inclined plane of height 10 meter. Take G is equals to 10 meter per second square. Work done against friction would be. बेसिकली सिचुएशन क्या है, मेरे पास कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और क्या बोला है कि 300 जूल काम किया गया किसी एक ब्लॉक को, या फिर वर्क इज डन इन स्लाइडिंग है 2 किलोग्राम ब्लॉक, यस 2 किलोग्राम ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। इसकी जो हाइट है वो है 10 मीटर। अब बात समझो कि जो भी काम किया गया होगा वो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स किया गया होगा। अब 300 जूल में से जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन किया गया होगा वो होगा mgh। m कितना है 2, g मुझे बोला है 10 लेने को, और h कितना है, h मुझे दे रखा है क्या 10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 200 जूल। अब 300 जूल में से 200 जूल तो वर्क किया गया अगेंस्ट ग्रेविटेशन, और जो बचा हुआ वर्क डन होगा वो होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 100 जूल, यस और नो। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 2, व्हिच इज 100 जूल। अरे बात समझ में आ रही है ना, कि जैसे ही अगर मैं इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा इसको ऊपर ले जाने के लिए, तो पीछे की तरफ ग्रेविटी लग रहा होगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क किया वो आया 200 जूल, तो बचा हुआ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया गया होगा, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क किया होगा, बचा हुआ 100 जूल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 100 जूल, व्हिच इज आवर ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स which causes a displacement s in meter given by the relation. Displacement as a function of time आपको दे रखा है 1/3 t square, where t is in second. Work done by the force in 2 second would be. इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आपके पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो इससे आप वेलोसिटी निकाल लो, और अगर आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी क्या होगा ds by dt, तो ये कितना हो जाएगा 2t/3। अब वेलोसिटी से चाहे एक्सेलरेशन निकाल के फोर्स निकालो और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, या फिर ये कर लो कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो ये मुझसे पूछा है तो ये निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो t इक्वल्स टू 0 पे, और t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी 0, और फाइनल वेलोसिटी कितने पे है 2 पे, तो 2 into 2 divided by 3 which is equals to 4/3 meter per second. तो it will be equals to k final minus k initial, initial kinetic energy will be 0, तो 1/2 m into v final का स्क्वायर, it is equals to 1/2। मास कितना है 3 किलोग्राम,
इंटू वी फाइनल कितना है 4/3, तो 4/3 इंटू 4/3, तो ये 3 से ये 3 गया, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो वर्क डन आएगा 8/3 जूल, which is our option number third. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, a force F acting on an object varies with distance as shown in figure. The force is in Newton and X is in meter. The work done by the force in moving the object from 0 to 6 meter. अगेन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व है, तो यहां से वर्क डन कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकाल के। अगर मैं इस एरिया को A1 बोलता हूं, तो ये एरिया कितना होगा 3 into 3 which is 9। इस एरिया को अगर मैं A2 बोलता हूं, तो ये कितना है, ये 3 है, ये भी 3 है, तो 1/2 बेस है 3 into 3, तो ये हो जाएगा 4.5। तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 plus 4.5 which is 13.5 joule, which is our option number 2. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a particle of mass m1 is moving with velocity v1, जिसका मास m1 है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। another particle of mass m2 is moving with velocity v2। आगे क्या बोला है, both of them have same momentum, मतलब इसका मोमेंटम p तो इसका मोमेंटम भी p, but different kinetic energy E1 and E2 respectively if m1 is greater than m2 then। अब बात समझो कि मुझे ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, यस और नो। अब अगर मोमेंटम दोनों का सेम है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर m1 बड़ा है तो E1 छोटा होगा E2 से। Why? Because kinetic energy is inversely proportional to mass. So E1 will be smaller than E2, which is our option number 4. I hope this thing is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, a mass of a ball of mass 2 kilogram and another ball of mass 4 kilogram। ठीक है, एक बॉल है 2 किलोग्राम, दूसरी बॉल है 4 किलोग्राम, are dropped from a 60 feet tall building। 60 feet tall building after a fall of 30 meter each towards the earth, their respective kinetic energy will be in the ratio। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से ये 30 फीट नीचे आई, फीट, और ये भी 30 फीट नीचे आई। अब बात समझो कि जब ये 30 फीट नीचे आएगी तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2gh, मतलब ये हाइट कितनी है, और इसके पास भी जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2gh। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों बॉल 30 फीट नीचे आएगी तो दोनों के पास वेलोसिटी सेम होगी, वेलोसिटी सेम होगी, और मुझसे पूछा है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो मुझे ये बात पता है kinetic energy of first divided by kinetic energy of second, तो 1/2 m1 into v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m2 into v का स्क्वायर। हाफ से हाफ गया, v से v गया, क्यों, क्योंकि v इनके पास सेम होगी। ये √2gh कैसे आया ये बात पता है ना, ये हमने काइनेमेटिक्स में भी सीखा है और वर्क पावर एनर्जी में सीखा है कि जब बॉल अगर h हाइट से गिरती है तो h हाइट पे गिरने के बाद उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो होती है √2gh। ओके, चलिए, तो k1/k2 इज इक्वल टू m1/m2, तो मुझसे ये k1/k2 का रेशियो ही तो पूछा है। m1 कितना है 2 और m2 कितना है 4, तो इट विल बी 1:2 which is our option number 2. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आज का हमारा लास्ट सवाल क्या बोला है, a mass of 0.5 kilogram
moving with a speed of 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with nearly weightless spring of force constant 50 Newton, the maximum compression in the spring would be. बेसिकली मेरे पास कोई एक मास है कितना 0.5 किलोग्राम और ये किस स्पीड से मूव कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये इससे टकराएगा, जैसे ही टकराएगा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स kx, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी। जब मेरे पास इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तब जो कंप्रेशन आएगा वो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा। और मुझसे सवाल में यही पूछा है what would be the maximum compression in the spring. I hope this thing is clear. तो मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक, ये मेरी इनिशियल पोजीशन और ये मेरी फाइनल पोजीशन तक लगा रहा हूं क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सर क्यों लगा रहे हो, क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है और हमको ये बात पता है कि जब भी सिस्टम के अंदर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होगा तब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो दिस इज माय इनिशियल पोजीशन, दिस इज माय फाइनल पोजीशन और k की वैल्यू मुझे दे रखी है 50 न्यूटन पर मीटर। चलिए, तो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, KI प्लस UI इट इज इक्वल्स टू KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m है 0.5 into v square which is 1.5 into 1.5 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी 0, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी। इट शुड बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आया x, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ kx स्क्वायर, k है मेरे पास 50 इंटू x स्क्वायर। चलिए, तो क्या किया जाए, ये पॉइंट हटाने से कोई मतलब है क्या, हटा लो यार। तो 5 1 जा 5 2 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा, तो ये बनेगा 3 by 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, it is equals to 25 x square, sorry 3 9 9, my mistake 9 by 16 it is equals to 25 x square। तो x square की वैल्यू आ जाएगी 9 divided by 16 into 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 divided by 4 into 5, 3 divided by 4 into 5, तो 3 divided by 20, तो ये आ जाएगा 1.5 divided by 10 which is equals to 0.15 meter, which is our option number 4. I hope this question is clear to you. तो यहाँ पे हमारे नीट के लास्ट 21 इयर्स के सवाल कंप्लीट होते हैं ऑफ चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको ऐसा लग सकता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे कि सर ने कुछ क्वेश्चंस स्किप कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल 2009 और 2010 में पावर ऑफ द पंप से रिलेटेड सवाल है, काइनेटिक एनर्जी इंपार्टेड टू द वाटर, वो वाला सवाल है, प्लस एक और सवाल है जिसके अंदर ब्लड पंप हो रहा है। तो ये 3 सवाल मैंने यहाँ पे नहीं करवाए हैं। उसका एक रीजन है कि ये सवाल जब आप फ्लूइड्स पढ़ लोगे तब और अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये 3 सवाल हम फ्लूइड चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि सर ने क्वेश्चन स्किप कर दिए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए वहां पे डिस्कस होगा, छूटेगा कभी कुछ भी नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।